नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 10 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था, चैप्टर 2 फेडरलिज्म। पिछले चैप्टर में हमने पावर शेयरिंग के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था। क्या होता है पावर शेयरिंग? डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर को शेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स है, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ और पावर्स है। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, लाइक पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, उनके पास भी कुछ पावर्स है। मतलब पावर्स को अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जब आप शेयर करते हो उसे आप पावर शेयरिंग बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फेडरलिज्म का बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया में किस तरह फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अलग अलग पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स क्या है जो फेडरलिज्म को और स्ट्रेंथन किया है वो देखेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या है? जो पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन वगैरह है, जिसे हम थर्ड टियर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म बोलते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों, व्हाट इज फेडरलिज्म। सबसे पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका वाले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका में जिस तरह के पावर शेयरिंग था उसके बारे में डिस्कस किया था। आपको यह भी पता होगा बेल्जियम और श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग था उसमें आसमान जमीन का फर्क था, क्योंकि बेल्जियम में उन्होंने 1993 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितने पावर्स थे वो रीजनल गवर्नमेंट्स के साथ शेयर किए थे। वेरा श्रीलंका में इस तरह का कोई भी पावर शेयरिंग नहीं हुआ, जिस वजह से उधर सिविल वार भी ब्रोक आउट हुआ था। अब ऐसी बात नहीं है कि बेल्जियम में पहले से रीजनल गवर्नमेंट के पास कोई पावर्स नहीं थे, जरूर था, पर पावर ऐसा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी विथड्रॉ कर सकता था। अब ये किस तरह का पावर शेयरिंग हो गया जब सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी रीजनल गवर्नमेंट्स के पावर अगर विथड्रॉ कर सकते हैं? ऐसा नहीं। तो 1993 में बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा किया गया कि रीजनल गवर्नमेंट के पास ऐसे पावर्स दिया गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी विथड्रॉ नहीं कर सकते। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब आप रीजनल गवर्नमेंट्स को या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऐसे पावर दे दे जो कोई भी पावर कभी भी विथड्रॉ नहीं कर सकता, तब आप बोल सकते हो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स है, फेडरल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट पावर शेयरिंग, इसे आप फेडरलिज्म बोल सकते हो। वेरा श्रीलंका में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यूनिटरी सिस्टम फॉलो हो रहा है। नेशनल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर्स है, और ये जो यूनिटरी सिस्टम है वो तमिल लीडर्स नहीं चाहते थे। तमिल लीडर्स को क्या चाहिए था? फेडरल सिस्टम चाहिए था। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया? वो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो जहां एब्सोल्यूट पावर शेयरिंग हो रहा है उसे आप फेडरलिज्म बोल सकते हो। यूजुअली फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक लेवल यह है गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब पूरे देश के लिए गवर्नमेंट रहेगा जिनके पास कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी डिसीजन लेने का अधिकार होगा। And the other are governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administration। मतलब states का जो day-to-day administration के लिए जो laws बनाना है, जो policies लेके आना है, वो सब लेने का power state governments के पास होगा, बेसिकली रीजनल गवर्नमेंट्स के पास होगा। तो ये दो लेवल हो गया फेडरेशन का। एंड बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देखिए दोनों इंडिपेंडेंट है। स्टेट का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है उसके ऊपर स्टेट का कोई हाथ नहीं होगा। तो इस तरह पावर बिल्कुल शेयर किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ सब्जेक्ट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कुछ सब्जेक्ट्स। इसे आप प्रॉपर फेडरलिज्म बोल सकते हो। अब ये मैप देखिए आप, इसमें जितने कंट्रीज आपको रेड कलर में दिख रहे हैं ना, उधर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स है। जैसे कि पूरा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स है, मतलब स्टेट्स के पास अलग पावर है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है। साउथ अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज में है, वेनेजुला में है। रशिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा। मतलब आपको यह भी समझ रहा होगा कई सारे कंट्रीज ऐसा है जहां एक यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो हो रहा है। अगर देखा जाएगा तो टोटल 193 कंट्रीज में 25 में ही फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स है, पर उनके पूरे सिटीजन्स अगर आप देखोगे ना, दे मेक अप 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% जो है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स एंजॉय कर रहा है। सो इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट्स। फेडरेशंस एंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स आप बिल्कुल ऑपोजिट बोल सकते हो। एक यूनिटरी सिस्टम के अंदर या तो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे जिनके पास पूरे पावर्स होगा,
पूरे देश को चलाने के लिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो स्टेट गवर्नमेंट्स रहेंगे पर अल्टीमेट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स को यह बोल सकता है कि आप ऐसे करो या वैसे करो, स्टेट गवर्नमेंट्स को ओबे करना पड़ेगा। यह होता है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पर फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स है कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसके लिए वो आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। सो बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट आंसरेबल है, कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल है, दोनों इंडिपेंडेंट है। समझ गए? तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सबसे पहला, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक फेडरल सिस्टम में हमेशा एक से ज्यादा लेवल या टीयर ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे। एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कभी भी नहीं रहेंगे फेडरल सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स है, जिनके पास अलग अलग जुरिस्डिक्शन है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो फेडरल सिस्टम में हमेशा आपको एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, ये पक्का है। दूसरा देखिए, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। देखिए, सिटीजंस तो सेम है ना, पर किस सब्जेक्ट के ऊपर जुरिस्डिक्शन है वो अलग अलग है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। नेशनल सिक्योरिटी की बात कीजिए, मान लीजिए कोई एनिमी कंट्री हमें अटैक करता है, तो पूरे देशवासियों को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि जो डिफेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। अब पूरे देशवासियों की बात मैंने किया, अब हर एक देशवासी एक एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, यह बात आपको पता है। अब मान लीजिए एक आदमी है तमिलनाडु का, तमिलनाडु में लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट संभालता है क्या? नहीं। लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो स्टेट पुलिस है वो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। तो तमिलनाडु का वो इंडिविजुअल, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंडिविजुअल की नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो समझ गए ना, सिटीजन सेम है पर अलग अलग लेवल उनको गवर्न करते हैं। अगला है, jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution। देखिए, एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में संविधान में क्लियरली लिखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर जुरिस्डिक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर जुरिस्डिक्शन है, लोकल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर जुरिस्डिक्शन है। तो बेसिकली ये जो पावर्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है, दैट मीन्स इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो एक अथॉरिटी है, कभी भी इसे चेंज नहीं कर सकता। एंड द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब आप ये सोचोगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसे चेंज कर दो ना, ये भी तो हो सकता है ना। पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल प्रोविजंस है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न के बिना चेंज भी नहीं कर सकता। ये भी एक फेडरल सिस्टम का की फीचर है। अगला है, courts have the power to interpret the constitution and powers of the different levels of government। मतलब एक फेडरल सिस्टम में कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का पावर क्या क्या है वो भी इंटरप्रेट करने का पावर है। मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ये पावर हमारा है, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं, ये पावर हमारा है, तो इस तरह का डिस्प्यूट हो सकता है ना। तो इस तरह का डिस्प्यूट जब आते हैं, उसे सोल्व करने का पावर जो है ये कोर्ट के पास होगा एक फेडरल सिस्टम में। फिर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी है, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना, कुछ ड्यूटीज कलेक्ट करना। तो इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट का फिनेंशियल पावर्स को टच नहीं कर सकता। तो फिनेंशियल ऑटोनॉमी भी दिया जाएगा एक फेडरल सिस्टम में। सो फाइनली द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। तो फेडरल सिस्टम का आप कुल मिला के 2 ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हो। वन इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। यूनिटी ऑफ द कंट्री को सेफगार्ड करना है, प्रमोट करना है, व्हाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। देश का जो रीजनल डाइवर्सिटी है, मतलब एक देश में अलग अलग रीजन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, सबका अपना अपना कल्चर है, अपना अपना लैंग्वेज है। तो ये जो रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करते हुए यूनिटी ऑफ द कंट्री को सेफगार्ड एंड प्रमोट करना फेडरल सिस्टम का 2 ऑब्जेक्टिव्स आप बोल सकते हो। तो ये 2 एस्पेक्ट्स जो है, ये प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म के लिए बहुत ही क्रूशियल है। डिफरेंट लेवल्स में जितने गवर्नमेंट है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स, इन्हें आपस में एग्री करना होगा टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के जितने बेसिक रूल्स है उसके ऊपर
जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उन्हें एग्री करना होगा और आपस में एक ट्रस्ट भी रखना होगा, आपस में रेस्पेक्ट भी करना होगा, ठीक है। सो एन आइडियल फेडरल सिस्टम मतलब आप ये बोल सकते हो जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट है एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर है, आपस में विश्वास भी होना चाहिए और साथ में रहने का एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए, तब जाके एक आइडियल फेडरल सिस्टम बनते हैं। नाउ द एक्सैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। देखिए फेडरलिज्म का मतलब क्या है, पावर शेयरिंग है बेसिकली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब अलग अलग फेडरेशन में ये जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो अलग अलग हो सकता है, वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कैसे वो फेडरेशन फॉर्म हुआ था। दो तरीके से फेडरेशन फॉर्म हो सकता है। एक तरीका ये है कि कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इकट्ठा होकर ये डिसाइड करते हैं कि हम एक बिगर यूनिट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कीजिए, उधर जितने स्टेट्स है ना वो सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, कोई और कंट्री का डोमिनेंस में नहीं था। वो सारे स्टेट्स एक दिन ये डिसाइड करते हैं कि हम सब मिलकर एक बिगर यूनिट बन जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। छोटे छोटे स्टेट्स रहने से अच्छा है इकट्ठा होकर एक बड़ा स्टेट बनाएंगे ताकि हमारी जो सिक्योरिटी वो हम इंप्रूव करेंगे। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। तो देखिए यूएसए तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, स्विट्जरलैंड भी ऐसे ही फॉर्म हुआ था, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही फॉर्म हुआ था। एंड इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विज़ द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे जो फेडरेशन फॉर्म हुआ होगा उधर स्टेट के पास इक्वल पावर होगा, ठीक है। Now the second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and national government। देखिए पहला रूट में मैंने आपको क्या बोला, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम एक साथ हो जाते हैं। इस कंडीशन में सारे जो स्टेट्स हैं उनके पास इक्वल पावर्स होगा, किसी के पास ज्यादा पावर नहीं होगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेकेंड रूट में क्या है, where a large country decides to divide its power। एक लार्ज कंट्री ये डिसाइड करते हैं अपने पावर को डिवाइड करने के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के साथ, जैसे मैंने आपको बेल्जियम का एग्जांपल दिया था बहुत पहले। नाउ इस तरह का फेडरेशंस को आप होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस बोल सकते हो, ऊपर वाला को आप कमिंग टुगेदर फेडरेशंस बोल सकते हो, ठीक है। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस का एग्जांपल क्या क्या है, हमारा देश है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ठीक है। इस सेकेंड कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा ज्यादा पावर रहता है, दे टेंड टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट्स and very often different constituent units of federation have unequal powers। अब देखिए ये जो constituent states है ना उनके बीच में भी इक्वल पावर नहीं रहता है। इस तरह का होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में कुछ स्टेट्स के पास कम पावर रहते हैं, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स और कुछ यूनिट्स को कुछ स्पेशल पावर्स भी दिए जाते हैं। ये सारे हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, मैंने आपको पहले बोला इंडिया इज ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इंडिया में फेडरल सिस्टम काम कैसे करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। वैसे आपको पता है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, सो मेनी लैंग्वेजेस है, रिलीजन्स है, रीजन्स है, तो हमारे देश का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैसा है। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैड एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। देखिए 1947 में इंडिया पाक पार्टीशन हुआ था, तो इसके बाद हमारा देश इमर्ज हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद सेवरल प्रिंसली स्टेट्स जो है हमारा देश का पार्ट बन गया था। आपको पता होगा ब्रिटिशर्स के टाइम पर करीब 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा रजवाड़े थे हमारे देश में। सारे जो प्रिंसली स्टेट्स है इंडिया का पार्ट बन गया था इंडिपेंडेंस के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया से यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारे संविधान के हिसाब से हम यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हमारे संविधान में फेडरेशन करके एक वर्ड यूज नहीं किया है, पर इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का जितने प्रिंसिपल्स मैंने आपको अब तक बोला उन प्रिंसिपल्स के ऊपर बना है इंडियन यूनियन। सो लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। मैंने आपको इधर 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बोला था, तो वो इंडिया के साथ हम रिलेट करते हैं। देखिए we can see that all these features apply to the provisions of Indian Constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे फीचर्स आपको मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। लेटर ए थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। देखिए मैंने आपको पहले क्या बोला था, वन ऑफ द फीचर ऑफ फेडरलिज्म मतलब एक से ज्यादा लेवल या टियर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला 2। तो इधर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा भी गवर्नमेंट
2 टियर सिस्टम था, पर बाद में उसे चेंज करके 3 टियर बना दिया, मतलब और एक टियर ऐड किया, उसका नाम है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स बोलते हैं ना दोस्तों, वो। तो एज इन एनी फेडरेशन दिस डिफरेंट टियर्स एंजॉय सेपरेट जुरिसडिक्शन, ये भी मैंने आपको क्लियरली बोला था, सारे टियर्स ऑफ गवर्नमेंट का सेपरेट जुरिसडिक्शन है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मतलब एक एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है वो हम चेक करते हैं। सबसे पहला यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी। देखिए जितने भी सब्जेक्ट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है आज ए कंट्री, जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस की सब्जेक्ट्स हैं वो सारे यूनियन लिस्ट में है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स रहेगा। फॉर एग्जांपल डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी एक्सेट्रा। They are included in the list because we need a uniform policy on these matters throughout the country। अब देखिए इन सारे मैटर्स में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होना जरूरी है पूरे देश में, इसलिए इन सारे जो मैटर्स है उसे यूनियन लिस्ट में डाला है। अब ये जो यूनियन लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स है ना, उसके ऊपर लॉज बनाने का पावर ओनली यूनियन गवर्नमेंट के पास है, ध्यान दीजिएगा। अगला है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। अब जितने सब्जेक्ट्स एक एक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर लोकली इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर लॉ बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। अब इसका मतलब ये नहीं है कोई भी एक सब्जेक्ट स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट लगा और उसके ऊपर लॉ बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट के नीचे वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो लिस्टेड होनी चाहिए, वो सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने का पावर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। कुछ एग्जाम्पल्स है, पुलिस को आप लॉ एंड ऑर्डर भी बोल सकते हो, जैसे कि केरला पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, कर्नाटका पुलिस, गुजरात पुलिस। इन सारे पुलिस फोर्सेस का पूरा कंट्रोल, पावर, लॉ बनाने का अधिकार, ये सब किसके पास है? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, सेंटर का कोई हाथ नहीं है। ट्रेड के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर लॉस बनाने का पावर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। अगला लिस्ट है दोस्तों कंकरेंट लिस्ट। ये मैं इसलिए इधर लिख रहा हूं दोस्तों, इधर से हमारा पीडीएफ थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, मैंने जहां से पीडीएफ डाउनलोड किया था उधर भी चेक किया, एक पेज शायद मिसिंग है। वैसे इसमें वही लिखा होगा कंकरेंट लिस्ट के बारे में। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अलावा और एक लिस्ट आता है कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट के नीचे जितने सब्जेक्ट्स लिस्टेड है उसके ऊपर लॉ बनाने का पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। समझ गए आप? अब आप पूछोगे अगर यूनियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो कंकरेंट लिस्ट में है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक लॉ बना दिया, अब किसका लॉ के लिए इंपॉर्टेंस होगा? ऑब्वियस सी बात है यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया होगा दैट विल प्रिवेल। इधर यूनियन गवर्नमेंट का पावर ज्यादा है कंकरेंट लिस्ट में। समझ गए? Now we noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units। मैंने आपको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में बोला था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में बोला था। इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। मैंने आपको यह भी बोला था कि एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को इक्वल पावर नहीं दिया जाता है, ठीक है। नाउ इसलिए ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और इंडिया में भी सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 371 के अनुसार इनके लिए कुछ सर्टन प्रोविजंस है जो इन्हें स्पेशल पावर देते हैं। द स्पेशल पावर्स आर एस्पेशली एंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड। अब देखिए ये सारे जो स्टेट्स है इधर ट्राइब्स बहुत रहते हैं, इंडिजिनियस पीपल बहुत रहते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्हें गवर्नमेंट सर्विसेज में प्रेफरेंस देने के लिए इन स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर्स दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस देयर। अगर आप आसाम के नहीं हो तो आप आसाम में लैंड नहीं खरीद सकते, अगर आप नागालैंड के नहीं हो तो आप नागालैंड में जाके घर या लैंड नहीं खरीद सकते हो। समझ गए? तो इस तरह का स्पेशल पावर दिया हुआ है, ठीक है। वैसे दोस्तों देखिए मैं हूं केरला का, मैं तमिलनाडु में जाकर लैंड खरीद सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं तमिलनाडु का हूं तो मैं महाराष्ट्र में जाकर लैंड खरीद सकता हूं अगर मेरे पास पैसे हैं, पर मैं आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जैसे कंट्री स्टेट जाके लैंड खरीद नहीं सकते। इस तरह का पावर इन स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया हुआ है। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एक्सिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल,
ठीक है, और भी स्टेट्स है जिन्हें इस तरह का स्पेशल पावर्स दिया हुआ है। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। अब देखिए, इंडियन यूनियन के अंदर ऐसे कई सारे यूनिट्स है, छोटे छोटे यूनिट्स है जिनको बिल्कुल पावर नहीं दिया हुआ या फिर बहुत ही कम पावर दिया हुआ है। दिस आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ऐसे कई सारे एरिया है जो बहुत ही छोटा है, मतलब इतना छोटा है कि उसे आज से स्टेट डिक्लेयर करना मुश्किल है, बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विथ एनी ऑफ द एक्सिस्टिंग स्टेट्स। इतना छोटा है कि उसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं डिक्लेयर कर सकता, इतना, और उसे दूसरा कोई स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकता, ऐसा प्रॉब्लम है उधर। तब क्या करेंगे? दिस एरियाज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। ऐसे जगहों को यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, इन टेरिटरीज को स्टेट का कोई पावर नहीं दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरिया। समझ गए ना, इन्हें यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। ये इतना छोटा है कि इसे एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकता, और इनके जो कल्चर हेरिटेज सब इतना डिफरेंट है कि उसे कोई और स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकता। समझ गए? फाइनली, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है, ये हमारी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। इस अरेंजमेंट को चेंज करना इतना आसान नहीं है। पार्लियामेंट अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता इस अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए। अगर पार्लियामेंट कुछ चेंजेस लाना चाहेगा तभी एक बिल पेश करना पड़ेगा, जो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। इसके अलावा जितने स्टेट्स है उसे आधे का रैटिफिकेशन भी चाहिए, मतलब कंसेंट चाहिए स्टेट्स का, तब जाके ऐसा कोई चेंजेस ला सकते हैं। नाउ, हमारे जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स है उनका इंप्लीमेंटेशन ओवरसी करने के लिए जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर डिविजन ऑफ पावर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आया सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या फिर कोई और टियर ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट जो है एक डिसीजन लेते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। एंड फाइनली, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के पास टैक्सेस लेवे करने का भी पावर है अपना रिसोर्सेज रेज करने के लिए। देखिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी आउट करने के लिए यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे चाहिए। अब इन पैसे कहां से आएगा? टैक्सेस कलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये टैक्सेस लेवी करने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। वो एक एक जुरिस्डिक्शन है, कुछ सेक्शन में यूनियन गवर्नमेंट टैक्सेस लगाते हैं, कुछ सेक्शंस में स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लगाते हैं, राइट? तो दोस्तों, दैट्स इट। देखिए, मैंने बस ऊपर ऊपर से बताया आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। आने वाले क्लासेस में आपको ये इन डिटेल में समझा दिया जाएगा, ये जो लिविंग टैक्सेस के ऊपर या फिर डिफरेंट पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट्स के ऊपर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, रेसिड्यूरी लिस्ट में, ये सब के बारे में। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो में फिनिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस से शुरू करेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।